ओम क्रांति कुंज गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना कि एनटीए, यूजीसी, नेट और जेआरएफ क्या होता है, उसकी कितनी स्कॉलरशिप है और उस स्कॉलरशिप के अलावा और कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, उनकी टाइम पीरियड कितना है, उसका अमाउंट कितना है, वो सारी चीजें हमने जानी। इस वाली वीडियो में हम उस एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे जिसके आधार पर स्कॉलरशिप मिलती है, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम एलिजिबल होते हैं, या पीएचडी के एडमिशन के लिए हम एलिजिबल होते हैं। वो परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है वो हम जानेंगे इसमें। सबसे पहले अगर बात करें टाइमिंग की, तो जो ये नेट का एग्जाम होता है, यूजीसी जो नेट एग्जाम है, जिसको पहले यूजीसी कंडक्ट करती थी, आजकल एनटीए करने लगी है। ये जो एग्जाम है जून और दिसंबर में, यानी कि एक वर्ष में दो बार ये एग्जाम होता है। नॉर्मली जून में होगा या दिसंबर में होगा, इन्हीं दो समय में से एक समय ये होता है नॉर्मली। लेकिन पूरा का पूरा ऐसा नहीं कह सकते कि जून में ही होगा, दिसंबर में ही होगा। कई बार कई कारणों से, जैसे कोरोना का टाइम आ गया अचानक से, है ना, या और कोई दुर्घटना ऐसी घट गई, या कोई पेपर लीक हो गया जैसे, तो कई कारणों से ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन नॉर्मली जून और दिसंबर में ये माना जाता है। और जून में एग्जाम होना है तो जाहिर सी बात है, एक डेढ़ दो महीना पहले, जैसे जून में एग्जाम होना है तो अभी अप्रैल में जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने लगे हैं, है ना। तो इस तरीके से पहले एक दो महीना पहले से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ये जो परीक्षा होती है ये कंप्यूटर बेस्ड होती है। पहले ये आपको ऑफलाइन पेपर होता था, आपको पेपर शीट दी जाती थी, उसमें आपको ओएमआर शीट पर अपना लगाना होता था, मार्क्स करना होता था कि कौन सा आंसर आपका ठीक है। वो प्रक्रिया अभी बंद कर दी गई है। एक बार फिर से शुरू की गई थी, लेकिन वो फिर से बंद कर दी गई है पेपर लीक होने के कारण से। तो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसलिए जिन भी विद्यार्थियों को कंप्यूटर में घबराहट है, या कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, या उन पे आंखें दर्द करती हैं, तो उनको पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी तरह से कंप्यूटर पर ये होगा। माउस कैसे काम करता है, कीबोर्ड कैसे काम करता है, स्क्रीन पर आपको कैसे अपने आंखों को बचा करके कंटिन्यू परीक्षा देनी है, वो आप लोगों को पहले से ही आना चाहिए। तो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड होगा। कोई भी ताका झाकी या नकल की गुंजाइश इसमें बहुत कम रह जाती है। अगर हम बात करें एज की, तो जैसे कि हमने बताया था पहले वाली वीडियो में कि इसमें तीन चीजें हैं: जेआरएफ, नेट और पीएचडी ओनली। इन तीन चीजों के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। कोई केवल जेआरएफ करता है तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं ऑलरेडी। जेआरएफ करने वाले को नेट भी हो गया, पीएचडी में एडमिशन के लिए वो एलिजिबल हो गया। नेट वाला केवल नेट के लिए एलिजिबल है और पीएचडी के एडमिशन के लिए। और केवल जिसका पीएचडी ओनली हुआ है वो केवल पीएचडी ओनली के लिए ही एलिजिबल है। तो इनके लिए एज की भी निर्धारण किया गया है कि किस उम्र तक विद्यार्थी जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो सकता है, नेट के लिए हो सकता है, या पीएचडी के लिए हो सकता है। तो जेआरएफ की अगर बात करें, तो जेआरएफ के लिए आपको नॉट मोर देन 30 ईयर्स, यानी कि 30 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, है ना। 30 वर्ष से ऊपर आयु नहीं होनी चाहिए आपकी। कब? जब जिस महीने में एग्जाम होने वाला है, जैसे ये एग्जाम 21 जून से शुरू होगा मान लो, तो जिस महीने में एग्जाम होने वाले हैं उस महीने की जो पहली तारीख है, उस महीने की पहली तारीख में आपकी आयु 30 वर्ष से ज्यादा ना हो, तब आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। अन्यथा आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन यही जो एज है वो नेट ओनली या असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको कहते हैं, उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस एग्जाम को दे सकता है ना। 50 साल का भी दे सकता है, 60 वाला भी दे सकता है, 70 वाला भी दे सकता है। उसके लिए कोई अपर एज लिमिट डिसाइड यूजीसी ने नहीं करी हुई है। सेम ऐसे ही एडमिशन टू पीएचडी, देर इज नो अपर एज लिमिट। इसके लिए भी कोई एज लिमिट नहीं बनाई गई है कि आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। उसके लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। हाँ, मिनिमम है, अपर नहीं है। मिनिमम तो आपको मास्टर होना चाहिए, वो तो हम बात करेंगे उसके बारे में। तो ये जेआरएफ के लिए है। लेकिन इसमें जो है ना, किसी किसी को छूट दी गई है आयु में। वो छूट किन किन को दी गई है उसके बारे में जानते हैं। एज रिलैक्सेशन कि अप टू 5 ईयर्स फॉर ओबीसी एनसीएल। अगर जो ओबीसी में आते हैं, स्टेट लिस्ट नहीं चाहिए, सेंट्रल की जो ओबीसी एनसीएल है उसके अंतर्गत अगर कोई ओबीसी में आता है,
नेशनल लेवल पर अगर कोई ओबीसी है तो उसको 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि वो व्यक्ति फिर 35 वर्ष तक जेआरएफ कर सकता है। चाहे एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, तो थर्ड जेंडर है एंड वुमेन कैंडिडेट, अगर महिलाएं भी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है ना, कोई भी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर तो दे ही सकते हैं 35 वर्ष तक। महिलाएं भी 35 वर्ष तक दे सकती हैं एग्जाम, जेआरएफ के लिए एलिजिबल वो हो जाएंगी। और अप टू 5 इयर्स फॉर कैंडिडेट विद रिसर्च एक्सपीरियंस, जिनके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस है उनको भी 5 साल की छूट दी गई है, वो लोग भी 35 वर्ष तक की एज में जेआरएफ कर सकते हैं। वो फिर जो है ना वेरीफाइड होने चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस और गवर्नमेंट पीएसयू, ये बताया गया। जो रिसर्च होनी चाहिए वो रिसर्च मस्ट नॉट बी पार्ट ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, उससे रिलेटेड नहीं होनी चाहिए कि कोई ग्रेजुएशन में आपने कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई आपने छोटी मोटी रिसर्च कर ली है ना, उसके अलावा कोई रिसर्च ऐसी हो जो आपने करी है, तो आप किसी काम में एंगेज थे, रिसर्च में एंगेज थे और वो आपकी वेरीफाई हो रखी है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो उस स्थिति में भी आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल सकता है, यानी कि आप 35 वर्ष तक जेआरएफ कर सकते हो। तीसरा है, अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है, लॉ की डिग्री होती है, उसमें आपको 3 साल तक की छूट मिल जाएगी। और अगर आप आर्म फोर्सेज में है, आर्म फोर्सेज में अगर आप है, सर्विस कर रहे हैं, तो भी आपको 5 वर्ष तक की जो है छूट मिल जाती है ना। इसमें केवल मैक्सिमम 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। तो इन स्थितियों में एज रिलैक्सेशन में ये कुछ चीजें बताई, कुछ पॉइंट बताए गए हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे कैंडिडेट को छूट मिलती है, अन्य को नहीं मिलती है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, कि कौन विद्यार्थी इस परीक्षा को देने के लिए एलिजिबल है, आयु की बात हमने करी, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि तो जनरल वाले हैं और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जनरल कैटेगरी में जो आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं, उनको 55% नंबर जो है मास्टर डिग्री में होने आवश्यक है। 55 से कम होंगे तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। ओबीसी है, नेशनल लेवल पर जो ओबीसी की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट जो है ओबीसी की, एससी वाले हैं, एसटी वाले, पीडब्ल्यूडी वाले, थर्ड जेंडर, उनको 50% चाहिए मास्टर में, मास्टर डिग्री में। जनरल वालों को 55% नंबर लाना जरूरी है और इनके पास 50% नंबर आवश्यक होने चाहिए। आपके पास अगर पहले से कोई मास्टर डिग्री है तो उस स्थिति की बात हो रही है। अगर आप अभी फिलहाल ही कर रहे हैं, मास्टर डिग्री आपकी चली रही है, तो भी आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं एग्जाम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपको 55% से नंबर ज्यादा आए ना। जो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर आप तुरंत मास्टर कर रहे हैं और साथ में आपने नेट का एग्जाम भी दे दिया, तो आपको 55% मार्क्स से ज्यादा लेकर के आने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी जो, भले आपने नेट क्वालिफाई कर लिया हो, लेकिन आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ऐसे ही सेम ओबीसी वालों को, ऐसे ओबीसी, एनसीएल, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, इनको भी जो है 50% नंबर लाना आवश्यक है, नहीं तो अगर भले इन्होंने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी इनको जेआरएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात बताएगी। अब इसमें जो है 2 साल के अंतर्गत आपको मास्टर करना पड़ेगा, है ना। 2 साल के अंदर अंदर आपको मास्टर करना पड़ेगा। अगर आप मान लो जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो गए, जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आपका मास्टर अभी डिग्री हुआ नहीं है, तो मास्टर डिग्री आपको 2 साल के अंदर पूरी करके और किसी यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका जेआरएफ मान्य होगा, नहीं तो जेआरएफ कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से जेआरएफ करना पड़ेगा आपको। दोबारा एग्जाम दे सकते हो, इसमें कोई पाबंदी सरकार ने नहीं लगाई है, यूजीसी ने नहीं लगाया है, लिमिटेशन नहीं है कि आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हो। अभी बातें चल रही है, नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन अभी आप, अगर आपका एक्सपायर हो गया तो दोबारा भी आप एग्जाम दे सकते हो, है ना। तो एक बार अगर आपकी मास्टर अगर नहीं हुई है, तो आपको 2 साल के अंतर्गत उसको पूरा करना पड़ेगा और आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, तब आपका जेआरएफ चालू हो जाएगा। लेकिन आप क्यों केवल पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो जब आपका रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के 1 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो दोबारा से आपको नेट का एग्जाम देना पड़ेगा
और पीएचडी ओनली या नेट या जेआरएफ करना पड़ेगा, तब जाकर के आप पीएचडी के एडमिशन के लिए एलिजिबल होगे, नहीं तो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना। आप आए किसी एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में आप आए, आपका देखा कि भाई आपने पीएचडी ओनली क्वालिफाई कर रखा है और आपको पीएचडी ओनली क्वालिफाई किए हुए 1 साल और 1 महीना हो गया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। आपको दोबारा एग्जाम में बैठना पड़ेगा, दोबारा से आपको एलिजिबिलिटी लेनी पड़ेगी और फिर आप जो है ना पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी जो होल्डर है ना, जिन्होंने मान लो मास्टर हो गई थी जिनकी 19 सितंबर 1991 तक उनकी मास्टर पूरी हो गई, उनको 5% की रिलैक्सेशन, 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन मिलती है। जो जनरल वालों को 55% है, इनको 50% भी माना जाता है कि एलिजिबल है, अगर 50% भी इन्होंने कर लिया है तो। जो पीएचडी करने वाले हैं और उनकी मास्टर जो है 19 सितंबर 1991 तक पूरी हो चुकी है, उससे पहले तो पुराने वाले कैंडिडेट जो है उनको भी 5% की छूट मिलती है इस एग्जाम में बैठने के लिए। या किसी ने फॉरेन से कोई डिप्लोमा कर रखा है या कोई इंडिया में किसी ने पीजी डिप्लोमा किया है ना। मास्टर डिग्री यानी कि पीजी डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री होनी चाहिए, चाहे फॉरेन से है आपकी चाहे इंडिया से है, पीजी डिप्लोमा लेवल की डिग्री, पीजी डिग्री, लेकिन वो डिग्री जो है वेरीफाई होनी चाहिए और मास्टर के इक्विवेलेंस होने चाहिए, मास्टर के इक्विवेलेंस यानी कि उसके बराबर होनी चाहिए AIU के अनुसार और बार काउंसिल के अनुसार वो होनी चाहिए कि भाई ये वाली डिग्री एमए के बराबर की मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, मास्टर के लेवल की मानी जाए कि नहीं मानी जाए। अगर आपने फॉरेन से कहीं करी हुई है डिग्री तो उसको फिर AIU ये वेबसाइट है वो वेरीफाई करेगी कि आपकी डिग्री को मान्यता दी जाए कि नहीं दी जाए, उस आधार पर आप नेट के एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। ध्यान रखें इसमें जो है नो डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर एनटीए, इसमें आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है। जब आप नेट का एग्जाम का फॉर्म भरते हैं उसमें आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा जिसमें आपकी डिग्री वगैरह हो, जिसमें आपके नंबर्स वगैरह दिख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं मांगा जाता है। इसलिए ये पूरी तरह से जिम्मेदारी कैंडिडेट की होती है कि वो पहले एग्जाम दे ले, क्वालिफाई हो गया, लेकिन बाद में अगर उसकी वेरिफिकेशन होगी, जेआरएफ ऐसे थोड़ी ना, जेआरएफ का लेटर आ गया तो तुरंत आपको दे ही देंगे, आपके अकाउंट में खाते में पैसा आ जाएगा, उसके बावजूद ही प्रक्रिया होती है, वेरिफिकेशन होता है। उस वेरिफिकेशन में अगर आपकी डिग्री फर्जी पाई गई या आपने जो उसमें नंबर्स भर रखे हैं, जो डिटेल आपने फॉर्म में दी गई थी वो डिटेल मैच नहीं कर रही है, तो आपने भले जेआरएफ कर लिया हो, भले नेट कर लिया हो, भले पीएचडी ओनली क्वालिफाई कर लिया हो, आप अनएलिजिबल इनएलिजिबल माने जाएंगे। तो ये पूरी जिम्मेदारी क्या होती है, कैंडिडेट की होती है, स्टूडेंट की होती है। एनटीए ने पूरी स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई हम चेक नहीं करने वाले हैं। बाद में ये मत कहना कि भाई आप, हमने तो फॉर्म डाला था, आप लोगों ने पहले चेक कर लिया होगा तभी तो हमें अलाउ किया, बोले कि हम चेक नहीं कर रहे, जो भी आएगा हम उसका एग्जाम लेंगे, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब हम पैसा देने की बारी आएगी जब हम वेरीफाई करेंगे, एग्जाम के टाइम पर वेरीफाई हम नहीं करने वाले हैं। जब तुम जेआरएफ पैसा लोगे या तुम कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे या तुम कहीं पीएचडी के एडमिशन लोगे, तब जाकर के तुम्हें वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीजें खुल करके आएंगी। पहले तो एग्जाम दे लो, भले क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर आप लाभ नहीं उठा सकते सुविधा का अगर आप इनएलिजिबल है तो एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ चीजें बताई। इसका मतलब क्या है कि जब आप फॉर्म भरें तो उसमें बहुत सावधानी से सारी डिटेल भरनी चाहिए ताकि मिसमैच ना हो, इश्यू ना आए कोई बाद में। तो इस नेट के एग्जाम के अगर हम पेपर्स की बात करें तो इसमें जो है 2 पेपर होते हैं, पहले 3 होते थे अब 2 होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पहले 2 पेपर होते थे, पेपर 2 में 2 पार्ट किए जाते थे, है ना, और एक में 75 क्वेश्चन और एक में 50 क्वेश्चन ऐसे होते थे, तो टोटल 125 क्वेश्चन आते थे अपने सब्जेक्ट से। अभी हटा करके वो 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 से और 50 आते हैं पेपर 1 से। पेपर 1 जो होता है आपके जनरल एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड आदि के बारे में होता है। ये कॉमन होता है सभी के लिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से नेट का एग्जाम देने वाले हो, योगा वाले हो, कॉमर्स वाले हो, हिस्ट्री वाले हो, कि पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, कोई भी हो आप, ये पेपर 1 सबके लिए समान है, क्योंकि ये जनरल एप्टीट्यूड आपकी देखता है कि आपके भीतर रिसर्च, या तो आप रिसर्च में जाने वाले हैं या आप टीचिंग में जाने वाले हैं,
ये एग्जाम देने के लिए आप तभी आए हैं नेट का एग्जाम देने के लिए कि आप या तो रिसर्च फील्ड में जाएंगे या टीचिंग में जाएंगे। तो ये दोनों कैपेबिलिटीज या दोनों क्वालिटीज आपके भीतर है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए ये जो है एग्जाम लिया जाता है। पेपर 2 आपके अपने सब्जेक्ट से होता है, जो आप विषय में पढ़ रहे हैं या जिस विषय में आप नेट का एग्जाम देना चाहते हैं उस विषय का पेपर 2 होता है। कैटेगरी की अगर बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 हमने बताया, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो ये हो गए 100 मार्क्स के और ये हो गए आपके 200 मार्क्स के। तो कुल मिलाकर के आपका 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, नेट का एग्जाम होता है। दोनों पेपर 300 नंबर के होते हैं। और इसमें क्या होता है, एमसीक्यू होते हैं सारे के सारे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन वही होते हैं। ये परीक्षा देने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, 180 मिनट विदाउट एनी ब्रेक, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यू 3 घंटे आपको एग्जाम देना होता है। और सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब आप बीए या एमए कर रहे थे तो आपको लिखा जाता ना 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई 5 करने हैं, या 10 दिए गए हैं, इनमें से कोई 7 करने हैं। ऐसा वाला सिस्टम इसमें नहीं है। जितने क्वेश्चन है सारे के सारे कंपलसरी है, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हाँ छोड़ दिया तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। कंपलसरी है सारे के सारे। ये नहीं कह सकते कि हमने भाई नहीं करना था इसलिए हमने नहीं किया, ऐसा नहीं बोल सकते। सारे कंपलसरी इसमें क्वेश्चन माने जाते हैं। पहले क्या था इसमें, पहले फर्स्ट पेपर में आपको मिनिमम क्वेश्चन ठीक करने होते थे, मिनिमम मार्क्स लाने होते थे। अब वो क्राइटेरिया भी हटा दिया गया है। पहले ये था कि मान लो जनरल वालों को 20 क्वेश्चन या 20 या 22 क्वेश्चन उनको फर्स्ट पेपर में ठीक करने ही पड़ेंगे। अगर वो 20-22 क्वेश्चन से कम रह जाता है किसी का, मान लो किसी ने 19 क्वेश्चन ठीक किया जनरल वाले ने, और सेकंड पेपर में चाहे उसके 100 में से 100 ठीक है, तो सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा। पहले ऐसा रूल था ना। ऐसे ही ओबीसी वालों को था कि भाई 17-18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन लगभग उनको ठीक करना ही पड़ेंगे पेपर 1 में। अगर इतना नहीं कर पाते तो पेपर 2 में चाहे 100 नंबर ले तो भी चेक नहीं होगा। अब ये रूल हटा दिया गया है। अब पेपर 1 में कोई मिनिमम क्वेश्चंस की या मिनिमम मार्क्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हो सकता है पेपर 1 में 0 ले आए नंबर, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 2 आपका चेक होगा, पेपर 2 का भी रिजल्ट आएगा। पहले रिजल्ट ही नहीं आएगा, फायदा ही नहीं है कुछ, है ना। अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं किए हैं, क्वालिफाई करना कंपलसरी था पेपर 1, अब कंपलसरी नहीं है। आप पेपर 1 में चाहे आपके 50 के 50 आ जाए, चाहे 50 का एक भी क्वेश्चन ठीक ना हो, तो भी आपका पेपर सेकंड जो है चेक होगा। रिजल्ट दोनों पेपर के आधार पर ही बनेगा। तो ये आपका रूल बनाया गया है, चेंज कर दिया गया है। अगर बात करें मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की, प्रश्न पत्र का जो माध्यम होता है, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। ये केवल हिंदी और इंग्लिश में आएगा। कोई वहां इंतजार करे कि भाई गुजराती आएगा, बंगला आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, हिंदी और इंग्लिश में ही आएगा। लेकिन कोई अगर लैंग्वेज स्पेसिफिक पेपर है, किसी का पेपर ही है उड़िया में, किसी का पेपर ही है वो पाली भाषा का, प्राकृत भाषा का, तो वो तो उसमें आएगा ही। लेकिन नॉर्मली जो पेपर होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी में ही आएंगे। द चूजन मीडियम कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर आपने पहले जो है पूछा जाता है जब आप नेट का फॉर्म भरते हैं कि भाई आपको जो है जो प्रश्न पत्र मिलने वाला है वो आपको हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए, तो आपको वहां पर लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है कि मुझे इंग्लिश में चाहिए। आपको इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके सामने वो ऑप्शन आएगा, हिंदी में देने वाले तो हिंदी वाला आएगा। लेकिन कैंडिडेट बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। कैंडिडेट मस्ट आंसर इन द मीडियम सेलेक्टेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। कोई भी कैंडिडेट को अपना माध्यम चुनना पड़ता है कि भाई मुझे हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए, ये कंपलसरी है। इन केस ऑफ कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन होती है कि भाई हिंदी में भी आया पेपर, इंग्लिश में भी आया। अब हिंदी में कुछ अलग पेपर बना हुआ है, अलग क्वेश्चन बना हुआ है, इंग्लिश में कुछ अलग क्वेश्चन है। तो जब भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अलग अलग क्वेश्चन आ गया ना, बाकी सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं लेकिन एक क्वेश्चन हिंदी में अलग है, मान लो 49 नंबर क्वेश्चन हिंदी वाले में कुछ और दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, तो इंग्लिश वाला मान्य होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन मान लो गड़बड़ है या टाइपिंग एरर है हिंदी में, तो इंग्लिश वाला मान्य होगा। ये बताया गया, इंग्लिश वर्जन विल बी फाइनल और एनटीए डिसीजन विल बी कंक्लूसिव। जो एनटीए का निर्णय होगा वो अंतिम होगा
और इंग्लिश वर्जन जो है वो फाइनल माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो हिंदी वाले के आधार पर उत्तर दिया था, हिंदी में तो ये आंसर लगता है इसका। आप नहीं कह सकते। आंसर माना जाएगा या क्वेश्चन माना जाएगा जब इंग्लिश वर्जन में जो है उसके आधार पर सही माना जाएगा। अब कुछ विद्यार्थियों को ये शंका रहती है कि हम अगर मान लो योग का एग्जाम देंगे, योग का ही बात करते हैं, अगर हमने नेट के फॉर्म में भर दिया कि हमें हिंदी में चाहिए, तो हम दो पेपर हैं, हमें तो पेपर 2 तो करना है हिंदी में और पेपर 1 करना है इंग्लिश में, तो हमारे लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। और यूजीसी भी कह रहा है कि आप चूज करना पड़ेगा पहले, आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। होता क्या है कि दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलता है, वहां पर लैंग्वेज स्विच करने का आपके पास ऑप्शन आता है, ऊपर कोने में ही रहता है। जो विद्यार्थी मॉक टेस्ट दे रहे हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ऊपर ऑप्शन आता होगा ना, जिस क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों उपलब्ध है, तो वहां पर ऊपर आएगा स्विच लैंग्वेज, चेंज लैंग्वेज। तो आप दोनों, आपके सामने लैंग्वेज उपलब्ध रहती है, इंग्लिश भी और हिंदी भी, उसमें कोई समस्या नहीं है। अभी यूजीसी ने ऐसा पूछती है आपसे नेट फॉर्म में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पेपर केवल उसी भाषा में देगी। हिंदी में आपने लग दिया तो हिंदी के सारे क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में कोई शब्द आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर आएगा दोनों भाषाओं में, ठीक है, पेपर दोनों भाषाओं में आएगा। ये केवल एक रूल बनाने के लिए बना दिया गया है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि भाई आप हिंदी में देने वाले तो हिंदी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों भाषाओं में पेपर रहेगा। जो भी एक क्वेश्चन आपने मान लिया, एक क्वेश्चन आपने देखा कि भाई ये तो मुझे इंग्लिश में समझ में आ रहा है, तो इसका इंग्लिश में उत्तर दे दिया, ये हिंदी में समझ में आ रहा है तो हिंदी में उत्तर दे दिया, ठीक है, कर सकते हो। लेकिन यूजीसी क्या कहती है कि आप देख भले लो, हिंदी आपने चूज की हुई लैंग्वेज, आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही तो इंग्लिश वाला चूज कर लो, लेकिन जब आप उत्तर देने वाले हो तो दोबारा से चेंज करो अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में ही उत्तर दो आप। हालांकि इंग्लिश में उत्तर दे दोगे तो भी कोई यूजीसी आज तक तो किसी का कैंसिल किया नहीं है, लेकिन यूजीसी का ऐसा रूल है ना, तो रूल के आधार पर हमें चलना चाहिए। कोई भी चीजें कभी बदल सकती हैं। जिन्होंने कह दिया कि जो आपने लैंग्वेज चूज करी है उसी लैंग्वेज में आप उत्तर दीजिए तो ठीक है। भले आप इंग्लिश में उत्तर दे दिया आपने, है ना, आपने हिंदी लैंग्वेज भरी थी फॉर्म में, लेकिन हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आपने लैंग्वेज स्विच करी, इंग्लिश में पढ़ लिया उसको और आपको समझ में आ गया, और आपने वहीं पे उत्तर लगा दिया कि इसका बी होगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपने समझ लिया इंग्लिश में, लेकिन उत्तर देने की बारी आए जब इंग्लिश वाले में, हिंदी वाले में दीजिए। यूजीसी ऐसा कहती है, लेकिन आपको क्या करना है, यूजीसी यूजीसी का मैंने रूल बताया अभी आपको, आपको जिस भाषा में जो उत्तर ठीक लगता है वो दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं है ना, वो आपका कंसिडर होगा, कैंसिल नहीं होगा। अगर आपने उत्तर लगा दिया इंग्लिश में तो भी चेक होगा, हिंदी में लगा दिया तो भी चेक होगा, भले आपने फार्म में कोई भी भर रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यूजीसी का रूल है, वो रूल भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन रियलिटी भी पता होनी चाहिए। रूल से अलग होते थोड़ी रियलिटी, सारी चीजें एज इट इज नहीं होती हैं। यूजीसी ने इतना स्ट्रिक्ट कभी किया नहीं है, आज तक तो नहीं किया है, ठीक है। और इससे संबंधित कोई आपका डाउट रह गया हो तो जरूर, कोई ऐसा पहलू रह गया हो जो हम नहीं बता पाए हो तो उसको भी आप जो है ना मैसेज में लिख दीजिएगा, तो हम उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो हम उसको बताएंगे। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में कि मार्किंग कैसे होती है। नॉर्मली जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहां पर यह सुविधा है यूजीसी नेट एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, मान लो आपने 5 प्रश्न है, आपको प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर दिया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर गलत उत्तर दिया मान लो तो आपके 2.5 नंबर कटेंगे। सही उत्तर दिया तो 2 मिलेंगे, लेकिन गलत कर दिया तो 2.5 कटेंगे। यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपने 2 नंबर ठीक कर लिया, इसमें से अब 1.5 नंबर मिलेगा, क्यों, आपने दूसरा क्वेश्चन गलत कर दिया। कुछ इस तरीके से रूल बनाया जाता है नेगेटिव मार्किंग में, जो कि यूजीसी नेट एग्जाम में नहीं है। अगर आपने 2 क्वेश्चन 2 नंबर ले लिए हैं, एक क्वेश्चन आपने 5 क्वेश्चन किए, तो इसमें आपने सही कर दिया क्वेश्चन तो 2 नंबर मिल गए, ये गलत हो गया तो 0 मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि पहले वाले में से कुछ कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। जितना किया है उतना ही मिलेंगे, नहीं किया है तो नहीं मिलेगा, तो टोटल आपके 6 नंबर हो गए। ऐसा नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। रिमार्किंग स्कीम में नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड, लेकिन अगर आपने कोई उत्तर ही नहीं दिया है, किसी क्वेश्चन का आपने उत्तर लगाया ही नहीं है, ना ए लगाया, ना बी लगाया, ना सी लगाया, ना डी लगाया, कुछ भी उत्तर आपने दिया ही नहीं है, तो उसका तो आपको नंबर मिलेगा ही नहीं, पहली बात। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है या आंसर नहीं दिया है,
या आपने रख दिया उसको मार्क फॉर रिव्यू। वहां पर एक ऑप्शन आता है मार्क फॉर रिव्यू का, कि आपने देखा, आपके सामने सारे क्वेश्चन आपके सामने खुल गए, 1 से लेकर के 150 तक सारे क्वेश्चन आपके सामने खुले हुए। तो आपने देखा कि पहले वाला क्वेश्चन जो है या कोई भी क्वेश्चन, ये मुझे जो है ना पूरी तरह से क्लियर नहीं हो, इसका उत्तर मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसको मैं अभी होल्ड पे रखता हूं। मार्क फॉर रिव्यू, उत्तर तो आपने दे दिया, लेकिन आपने इसको दोबारा से समीक्षा करने के लिए रख दिया कि मैं इसकी दोबारा समीक्षा करूंगा, एक बार सारा पेपर वाले निपटा लूं, या थोड़ी देर बाद जब मुझे ध्यान आ जाएगा तब मैं इसका उत्तर फाइनल करूंगा। अभी मैंने टेम्परेरी उत्तर दिया है, टेम्परेरी उत्तर को बोल देते हैं मार्क फॉर रिव्यू। और टाइम आउट हो गया या किसी गलती के कारण से आप भूल गए, उसको क्लियर करना, ग्रीन मार्क उसके ऊपर नहीं आया, वो मार्क फॉर रिव्यू ही रह गया, ब्लू लाइट ही रह गई उसके ऊपर, तो वो उस क्वेश्चन का भले उत्तर आपने सही दिया हो, लेकिन आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू अगर कैटेगरी में डाला हुआ था, तो भी आपको उसका जो है ना नंबर नहीं मिलेगा। भले आपने धोखे से या जैसे भी वो उत्तर भले आपने ठीक लगा रखा हो, लेकिन अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिया उसको, तो भी आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लो कोई क्वेश्चन यूजीसी ड्रॉप कर देती है, और कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कई बार गलत आ जाता है, जिसको गलत ड्रॉप कर दिया जाता है, या कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, एक तो ड्रॉप हो गया कोई गलत क्वेश्चन है, तो दूसरा होता है जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है, एक से ज्यादा, और आप जब आंसर दे रहे थे तो आप एक ही लगा सकते थे उसमें थे, लेकिन उसके आंसर है एक से ज्यादा ठीक, यानी कि उसका ए भी ठीक है और बी भी ठीक है ना। और लगाना था उत्तर में से केवल एक ही, तो आपने ए लगा दिया, किसी ने लगा दिया बी। तो यूजीसी क्या करेगी, जब वो क्वेश्चन जब क्लेम करे जाते हैं, प्रोविजनल आंसर की आती है, जब आप क्लेम करते हैं, तो यूजीसी क्या करेगी, जिसने ए लगा रहा था उसको भी नंबर दे देगी 2, जिसने बी लगा रखा था उसको भी नंबर मिलेगा 2, लेकिन जिसने सी लगा रखा था उसको तो नहीं मिलेगा, जिसने डी लगा रखा था उसको तो नहीं मिलेगा। दो आंसर थे इस क्वेश्चन के, ए और बी, तो जिन्होंने ए लगा रखा था उनको भी उत्तर नंबर मिल गए, और जिन्होंने बी लगा रखा था उनको भी, जिन्होंने सी और डी लगा रखा था उनको तो नहीं मिलने वाले। ठीक है, जिन्होंने सी लगा रखा था, डी लगा रखा था, उनको भी नहीं मिलेगा, और जिसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर रखा था, इस क्वेश्चन का उत्तर ही नहीं दिया उन्होंने, तो उनको भी कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, उनको भी कोई नंबर नहीं मिलने वाला, ध्यान रखें। सेम ऐसे ही ड्रॉप क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन ही गलत था, वो क्वेश्चन ही गलत था, और आपने जो है उसको जो है अटेम्प्ट नहीं किया, या आपने अटेम्प्ट कर दिया उसको, तो उस स्थिति में जो ड्रॉप क्वेश्चन हो जाएगा उसका नंबर सबको मिलता है। ठीक है, उसका नंबर सबको मिलेगा, अगर वो क्वेश्चन ड्रॉप हो गया तो सबको इक्वली 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मार्क फॉर रिव्यू अगर रह गया क्वेश्चन, उसमें आंसर नहीं मिलेगा, भले उसको नंबर नहीं मिलेगा, भले आपने ठीक उत्तर दे रखा हो। ऐसे ही जो क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो, उसमें भी तभी उत्तर मिलेगा जब आपने उन दोनों में से कोई ना कोई एक तो सिलेक्ट कर रखा हो, कम से कम सी कर लिया, डी कर लिया, या मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिया इस क्वेश्चन को, या इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, उत्तर ही नहीं दिया, तो उस स्थिति में आपको नंबर नहीं मिलने वाला। ये मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से यूजीसी नेट में होती है, इसको आपको समझना चाहिए, ताकि आप जो है ना गलतियां करने से बचे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं ना, ये मार्किंग स्कीम पता नहीं होने की वजह से एक एक क्वेश्चन की वजह से रह जाते हैं जेरा, एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर, 2 नंबर से जेआरएफ रह गया। अगर एक क्वेश्चन ठीक हो जाता, अगर ये पता होता कि भाई इस क्वेश्चन को मैंने मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिया था, अगर इसको मैं कर देता तो बात बन जाती। ठीक है, और उत्तर मेरा बिल्कुल ठीक था। तो इस वजह से जो है ना सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई भी आप केवल उत्तर देने में फोकस ना करें, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और सारे क्वेश्चन में से सबका उत्तर दें। सबसे जरूरी ये होता है, कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। आप जितना क्वेश्चन लगाएंगे उसका आपको नंबर मिलेगा, अगर गलत आ गया तो नहीं मिलेगा नंबर। ऐसा नहीं कि पहले वाले में से भी कुछ कट जाएगा, ऐसा तो नहीं है, तो सारे उत्तर देने चाहिए। तो ये हमने जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में कुछ चर्चा की। अगर इससे संबंधित कोई शंका आपकी रह गई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, अगली वीडियो में उसको हम देने का प्रयास करेंगे। ओ